ये मेरा मेहमान है। आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। अनवर आने वालों का जारहाना अंदाज देखकर इस्माइल की सफाई पेश करने लगा। गलतफहमी कैसी? बाहर जो ऊँट बैठा है वो मेरा है और कल रात मेरे से घर चुराया गया है। उनमें से एक आदमी तेज लहजे में बोला। काजी शाह ये क्या कह रहे हैं? अनवर के लहजे में पहले वाली तकरीम गैब थी। इस्माइल अपने खुश्क होते होंठों पे जबान फेरते हुए बोला, ये ऊँट तो मुझे रास्ते में आवारा घूमते मिला था। मैंने पकड़ लिया कि जिसका होगा उसके हवाले कर दूंगा। देखा अदा, ऊँट का मालिक अनवर से मुखातिब हुआ। भाइयों, बात यह है कि मैं इस आदमी को नहीं जानता। अभी थोड़ी देर पहले ये मुझे गांव में दाखिल होता हुआ मिला तो मैं परदेसी समझकर उसे अपने घर ले आया। बखुदा मुझे ये इल्म नहीं था कि ये कोई चोरा चुका होगा। इस मर्तबा अनवर ने अपनी सफाई पेश की थी। अदा, अनवर आप पर कोई कैसे शक कर सकता है? ये तो अदा अल्लाह बख्श ने अपना ऊँट बाहर बैठा देखकर पहचान लिया और हमसे आपके मुतल्लिक इस्तफसार करने लगा। ऊँट के मालिक के साथ मौजूद उधेड़ उम्र का एक आदमी जल्दी से बोला। ऊँट के मालिक ने उसकी तायीद करते हुए कहा, अदा मैं सपैर को ही यहाँ पहुँचा हूँ। ये ऊँट इसने कल रात मेरे घर के सामने से खोला था। मुझे सुबह पता चला तो मैं इसकी तलाश में निकल पड़ा और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे मेरा ऊँट माज चोर के मिल गया है। तुम किस गोट के हो? गोट शालम। अदा, गोट शालम से तुम गोट सिद्धरू कैसे आ गए? क्या तुम्हें इल्म था कि ये के उसी से मत का रुख करेगा? घर से तो मैं इसके पाँव के निशानात देखकर चला था जो रास्ते में गुम हो गए। क्योंकि इसका रुख सिद्धरू की तरफ ही था तो मैं भी अंदाजे से उसी से मत चला आया। इनकी बातों के दौरान इस्माइल को पता चल गया था कि वो पूरी तरह फंस गया है। इतने आदमियों से लड़ भिड़कर वहां से भागना उसके बस से बाहर था कि उसका बाजू ठीक नहीं था और अगर वो उसे पकड़कर पुलिस या रेंजर्स के हवाले कर देते तो उसकी सारी मेहनत रायगां जाती। उसके पास सबसे बेहतरीन ऑप्शन यही था कि वो वहाँ से भाग जाए, मगर यह भी नामुमकिन था कि वक्ती तौर पर बैठक से फरार होने से उसका मकसद हल नहीं हो सकता था। वहाँ से भागकर वो कहाँ जाता? शहर तो था नहीं कि वो छुप जाता। गांव जितना बड़ा हो गांव ही रहता है। तुम लोग एक दूसरे से वाकिफ होते हैं और बात फैलने देर नहीं लगती। गांव से बाहर भाग जाना भी नामुमकिन था कि पैदल वो कहाँ तक भाग सकता, जबकि ताक़ुब करने वाले ऊँटों पे सवार और उसे कई गुना ज़्यादा उस इलाके से वाकफियत रखते थे। इन सारे अमकानात का जायज़ा लेकर वो अपने मेज़बान अनवर से मुखातिब हुआ। अनवर साईं, आप सब मेरी एक गुजारिश सुनेंगे? जी फरमाइए। अनवर के लहजे में तंज की गहरी काट थी, मगर इस्माइल उसके लहजे के मुतल्लिक की परवाह न करते हुए बोला, साईं मैं एक बेबस और मजबूर आदमी हूँ। दुश्मन मेरा पीछा कर रहे थे, बल्कि अब भी मेरे ताक़ुब में होंगे। ऐसे हालात में मैं मानता हूँ कि मुझसे ऊँट चुराने की गैर अखलाकी हरकत सरज़द हुई है, मगर खुदा गवाह है ये सिर्फ जान बचाने की एक कोशिश थी। अगर मैं चोर होता तो दोनों ऊँटों को खोल कर ले आता। दूसरा ऊँट क्यों छोड़ता जो उसके साथ बनता था? बहरहाल मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ, लेकिन आप भी मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करें। कौन है तेरे दुश्मन? और अगर तुझे जान का खौफ था तो मैं पुलिस से रब्ता करना चाहिए था। अनवर का अंदाज उसे झुठलाने वाला था। अनवर साईं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी पुलिस कितनी ईमानदार और कमज़ोरों का साथ देने वाली है। काजी शाह, बात यह है कि अब तुम बतौर मुजरिम शनाख्त हो चुके हो। हमें तुम्हारी बात पे कम ही एतबार आएगा। ठीक है साईं, इस्माइल अपने लहजे में आजिज़ी समोते हुए बोला। अगर आपको मेरी बात का एतबार नहीं है, हालांकि उसका सबूत भी गोली की शक्ल में मेरे बाजू पे सब्त है, उसके बावजूद आप बदगुमान हैं, तो अपनी सफाई में मैं मज़ीद कुछ नहीं कहूँगा। एक गरीब उद्दयार अजनबी आपके रहमो करम पे है, आप जो सलूक करना चाहें कर सकते हैं। उसका अज्जाना लहजा सुनकर ऊँट का मालिक बोला, अदा अनवर, मुझे मेरा ऊँट मिल गया है और मैं उसे माफ़ करता हूँ। अगर ये झूठा है और चोरी करना इसका पेशा है तो मुझे यकीन है जल्द ही ये दोबारा पकड़ा जाएगा, और अगर सच्चा है तो मैं किसी मजलूम पे जुल्म नहीं कर सकता। ठीक है अल्लाह बख्श, अगर तुम उसे माफ़ करते हो तो हमें भी खुदाई फौजदार बनने का कोई शौक़ नहीं। अनवर तहम्मुल से बोला, जवान तुम आज़ाद हो और यहाँ से जा सकते हो। अल्लाह आप लोगों को इज़्ज़त दे। इस्माइल ने दुआया लहजे में कहा।
اگر اس کے ساتھ مجھ پہ اتنا احسان کر دیں کہ میری رہنمائی کسی قریبی شہر کی طرف کر دیں جہاں سے مجھے سفر کرنے کے لیے گاڑی مل سکے تو آپ لوگوں کا بڑا احسان ہوگا مجھ پر۔ انور نے کہا، جوان، اگر تم گوٹ صدرو سے نکل کر سیدھا مغرب کی سمت اختیار کرو تو عمر کوٹ جا پہنچو گے، جو یہاں سے 35-40 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ جنوب مغرب کی سمت میں دھرم شال ہے جو تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوگا۔ اسی طرح شمال مغرب کی طرف نیا چھور ہے، اس کا فاصلہ بھی دھرم شال جتنا ہی ہوگا۔ اسماعیل نے پوچھا، ان میں سے کسی بھی شہر تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ انور فراخ دلی سے بولا، صبح کے ٹائم پہ آپ کو اونٹ گاڑی کرائے پہ مل سکتی ہے اور صبح تک تم میرے ہاں قیام کر سکتے ہو، بلکہ جتنے دن چاہو یہاں رہ سکتے ہو۔ بہت مہربانی انور سائیں، اگر ابھی کوئی سواری مل جاتی؟ نہیں، اس ٹائم کوئی تیار نہیں ہوگا۔ اسی وقت اونٹ کا مالک بولا، ادا انور، آپ کی بڑی مہربانی، اب ہم اجازت چاہیں گے۔ آپ لوگ بیٹھے نا، چائے پانی ہو جائے۔ سائیں اللہ عزت دے، پھر کبھی صحیح۔ پھر آپ کب آئیں گے؟ آج اگر حسن اتفاق سے آئے ہوئے ہیں تو ہمیں خدمت کا موقع دیں۔ حسن اتفاق سے تو خیر نہیں آئے، اونٹ کا مالک ہنستا ہوا بولا، البتہ اس ٹائم گنجائش نہیں ہے، میں نے سجاول سائیں کے ہاں کھانا کھا کے آیا ہوں۔ جیسے آپ کی مرضی۔ انور نے اونٹ کے مالک اور اس کے ہمراہیوں سے الوداعی مصافحہ کیا۔ تمام نے رخصت کے وقت اسماعیل سے بھی مصافحہ کیا۔ ان کے اوطاق بیٹھک سے نکلتے ہی انور اسماعیل سے مخاطب ہوا، قاضی شاہ، اطمینان سے بیٹھو اور مجھے تفصیل سے بتلاؤ کہ اصل کہانی کیا ہے، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ اسماعیل چارپائی پہ بیٹھ کر سوچنے لگا کہ کیا جواب دے۔ وہ اسے اصل بات نہیں بتا سکتا تھا۔ اس کے سوچ میں ڈوب جانے کو انور نے یہ خیال کیا کہ وہ شاید اپنے ساتھ گزرے ہوئے واقعات کو ذہن میں تازہ کر رہا ہے۔ چند لمحوں بعد اسماعیل نے بات شروع کی، ادا انور، میرا تعلق کراچی سے ہے۔ یہ 2-2.5 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ دولت کی ہرس میں ڈوبے ایک بناوٹی سیٹھ نے میرا گھر ہتھیانا چاہا کہ وہاں پہ پلازہ تعمیر کر سکے۔ میں نے انکار کر دیا، جس کی پاداش میں اس نے اپنے کارندوں کے ہاتھوں میرے والدین اور چھوٹی بہن کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان کے قتل کا الزام بھی میرے سر لگا اور مجھے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ ایک دن اتفاق سے تھانے کے سامنے دھماکہ ہوا جس سے تھانے میں افراتفری مچی اور مجھے فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ میں بھاگ کر حیدرآباد اور پھر وہاں سے عمرکوٹ پہنچا۔ عمرکوٹ میں میری شناسائی ایک سمگلر سے ہوئی جس کی مدد سے مجھے سرحد پار کرنے کا موقع ملا۔ انڈیا میں مزدوری کر کے پیٹ پالتا رہا۔ اب جب کہ اس بات کو 2-2.5 سال کا عرصہ ہونے والا ہے تو میں نے واپسی کا سوچا اور اسی سمگلر کے ذریعے واپسی کا قصد کیا۔ بدقسمتی سے سرحد پار کرتے ہوئے ہم رینجرز کے فائر کا شکار ہو گئے۔ جانے کس غلط فہمی میں انہوں نے ہم پہ فائر کھول دیا۔ میرے سمگلر ساتھی موقع پہ ہی ہلاک ہو گئے جبکہ مجھے بھاگنے کا موقع مل گیا اور ابھی آپ کے سامنے ہوں۔ جھوٹ سچ ملا کر اس نے ایک کہانی انور کو سنا دی۔ جوان، تیری کہانی واقعی درد بھری ہے اور ایسے حالات میں انسان سے چوری جیسی حرکت کا ہو جانا بعید نہیں ہے۔ مہربانی ادا کہ آپ نے میرے درد کو سمجھا۔ نہیں غازی شاہ، اس میں مہربانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ ان سیٹھوں، وڈیروں، چودھریوں اور ملکوں کو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ بہرحال فکر کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ خیر کرے گا۔ اسماعیل کو لگا جیسے انور بے ساختہ کچھ کہنے لگا تھا، مگر پھر جانے کیا سوچ کر وہ بات بدل گیا۔ بہرحال ادا انور، اگر ہو سکے تو صبح میرا کسی اونٹ والے کے ہمراہ عمرکوٹ تک جانے کا بندوبست کرا دینا۔ کرائے کا بندوبست بھی آپ کو ہی کرنا پڑے گا۔ نہیں، فی الحال نہیں۔ تم زخمی ہو، چند دن یہیں پہ آرام کرو، جب بازو ٹھیک ہو جائے تو چلے جانا۔ یوں بھی کراچی جا کر تمہیں پہلے اپنے بازو کا علاج کرانا پڑے گا، اس کے بعد ہی تم بدلے کا سوچو گے۔ بدلہ کون سا ادا؟ میں ایک کمزور اور بے بس آدمی ہوں، سیٹھوں سے کہاں ٹکر لے سکتا ہوں، بس اپنی جان بچا لوں تو اتنا ہی کافی ہے۔ کیوں؟ آپ نے والدین کے قتل کا بدلہ نہیں لینے کی خواہش اور چیز ہے، اسے عملی جامع پہنانا اور چیز۔ بھائی ارادہ تو کرو، کوئی سبق بھی بن جائے گا۔ یہ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ سیٹھ فاضل سے واقف نہیں ہیں، وہ کراچی کا ایک نامی گرامی گنڈا ہے، جبکہ میں آپ کے سامنے ہی ہوں۔ اگر ایسا ہے تو یہی رہ جاؤ۔ کیا کراچی جانا ضروری؟ ادا میں ضرور یہاں رہ جاتا،
मगर मैं शहर का आदी हूँ और इस दूर दराज गाँव में रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। उसके अलावा अगर वालिदैन नहीं हैं तो क्या हुआ, दूसरे अजीज तो मौजूद हैं, और सबसे बढ़कर ये कि शायद कभी अल्लाह ताला मुझे इतनी ताकत दे दे कि मैं अपने दिल की भड़ास निकाल सकूं। जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन बाजू ठीक होने तक तो यही रह जाओ। इस्माइल साफ गोई से बोला। मुझे रेंजर्स का डर है। क्यों? आखिर गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर की है मैंने, तो क्या हुआ? वो तो पाकिस्तान के शहरी ना अदा, मैं पाकिस्तान का शहरी था, अब मेरी शनाख्त खो चुकी है। फिल वक्त मैं पाकिस्तानी सरकार की नज़र में मुजरिम हूँ। बहरहाल फ़िक्र की कोई ज़रूरत नहीं। रेंजर्स वाले सरहद तक ही महदूद रहते हैं और तुम सरहद से काफ़ी अंदर आ गए हो। बिलफर्ज वो आ गए तो अगर उन्होंने आना होता तो 2 दिन पहले आ गए होते। तुम्हें फरार हुए पहला दिन तो नहीं है। उनके पास जीपें वगैरह मौजूद हैं, वो आसानी से सदरू आकर पूछ कुछ कर सकते थे। उनकी नज़र में तुम मर खप गए हो, क्योंकि इस सहरा को बगैर किसी सहारे के अबूर करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। ये तो तेरी चंद सांसें बाकी थीं कि तू आज जिंदा नजर आ रहा है। आप सही कह रहे हैं अदा, वाकई इस सहरा से जिंदा निकल आना मेरी खुशकिस्मती है और मैं अपनी ये खुशकिस्मती बरकरार रखना चाहता हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाऊँ। गाजी शाह, तेरी अपनी मर्जी, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि चंद दिन यही रुक जाओ। इस्माइल सोच में डूब गया। एक अजनबी शख्स का इसरार उसके लिए सख्त हैरानी का बायस था। तुम्हें यहाँ रोकने में मेरा कोई मफाद पोशीदा नहीं जवान। ये तो तेरी कहानी और तेरे चेहरे पे छाई मासूमियत से मुतासिर होकर मेरा दिल चाह रहा है कि तेरे कुछ काम आऊँ। वो शायद इस्माइल के चेहरे पे छाए तसरात से उसके दिल की बात समझ गया था। अदा, आपका ये एहसान भी बहुत बड़ा होगा कि मुझे उमरकोट तक पहुँचा दें। बाकी जहाँ तक मेरे यहाँ रुकने में मैं आपके किसी मफाद का ताल्लुक है तो मैं जानता हूँ ऐसा हरगिज़ नहीं है। यूं भी एक गरीब परदेसी किसी के क्या काम आ सकता है। अच्छा छोड़ो इस बातकल्लुफ़ गुफ्तगू को, ये बताओ सुबह तेरे जाने का इंतज़ाम कर दूं या ज़ख्म ठीक होने का इंतज़ार करोगे? रेंजर्स वगैरह की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। इस्माइल एक लम्हा सोचकर बोला। अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो चंद दिन ठहर जाऊँगा अदा। कराची जाकर भी उसने पहले ज़ख्म का इलाज ही कराना था, उसके बाद ही वो सेठ फाजिल के खिलाफ कोई एक्शन लेने का प्रोग्राम बना था। अब जबकि उसके ज़ख्म का इलाज यहाँ हो रहा था और फिर ये रुकना उसके लिए यूं भी मुफीद था कि उसके सरहद पर आने का वाक़या कुछ और पुराना हो जाता। यूं अगर किसी पैमाने पे उसकी तलाश शुरू भी थी तो वो ख़त्म हो जाती। मुझे पता था तुम समझदारी का सबूत दोगे। अब सो जाओ, सुबह इंशाअल्लाह गपशप होगी। और इस्माइल ने इस बात में सर हिला दिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।